हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। ये है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन किया था, जिसमें हमने दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए थे। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी था मेटल्स रिएक्ट विथ एयर और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी था मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। अब हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हमारा थर्ड टॉपिक है मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। अगेन ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। हम इसमें डिफरेंट एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन करके देखेंगे। अगर हम एक जनरल फॉर्म में बात करें तो मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा, एसिड में हमको कंसंट्रेटेड एसिड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेटल डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट कर लेता है। तो इसकी डाइल्यूट मतलब हल्की क्वांटिटी ही सफिशिएंट है। तो जब मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट फॉर्म करेगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए पुराना है, हमने चैप्टर नंबर 2 में एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स में भी डिस्कस किया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि हमें इस बात को स्पेशल केयर करना है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होता है। क्लियर है? चलिए अब हम एसिड में थोड़े से वेरिएशन ले लेते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं HCl के साथ। फर्स्ट हम देख लेते हैं जब मेटल रिएक्ट करेगा विद डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो जब मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट ही फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज करेगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल। ये हमने ले लिया सोडियम मेटल और यहाँ हमारे पास है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ सोडियम है और ये है क्लोरीन आयन, दोनों मिलकर क्या करेंगे? यहाँ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म करेंगे और साथ ही हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करना हमारे लिए काफ़ी आसान है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन को 2 कर लेते हैं, तो यहाँ क्लोरीन 2 हो गया, तो यहाँ क्लोरीन को 2 कर लेते हैं। सोडियम यहाँ 2 हो गया तो यहाँ सोडियम को भी 2 कर लेते हैं। इस तरह से हमने आसानी से बैलेंस कर लिया। इसी तरह हम कुछ और मेटल के साथ भी रिएक्शन देख सकते हैं। चलिए अगर हम चाहें जिंक ले लेते हैं। जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा जिंक क्लोराइड। क्लियर है? और साथ ही क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को बाहर रिलीज करेगा। क्लियर बात? देखिए इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो यहाँ हमने ले लिया 2। यहाँ हाइड्रोजन 2 था, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया, बाकी सब बैलेंस है। अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कॉपर जो है एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। अगर हम ये कॉपर ले ले और कॉपर के साथ ये डाइल्यूट एसिड ले ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि मोस्टली मेटल के साथ HCl क्या करता है? क्लोराइड आयन फॉर्म कर लेता है, सॉल्ट बना लेता है, क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म करेगा। सॉरी मैंने गलती से क्लोराइड आयन बोल दिया, यहाँ क्या फॉर्म करेगा? क्लोराइड के साथ सॉल्ट फॉर्म करेगा। अब देखिए नेक्स्ट ये हम ले लेते हैं सेकंड, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा विद डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ भी क्या होगा? सेम चीज़ होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगा। तो यहाँ देख लीजिए, अगेन मैं यहाँ ले लेता हूँ सोडियम, और सोडियम जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? सोडियम और सल्फेट आयन का यहाँ सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज सोडियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगा। क्लियर है? बाकी बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ सोडियम 2 ले लिए, बाकी सब कुछ बैलेंस है। इसी तरह हम चाहें तो जिंक भी ले सकते हैं, जिंक, और ये हो गया H2SO4। यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा? जिंक सल्फेट सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगा। क्लियर है? देखिए बैलेंस है कि नहीं? हाँ, ये पहले से बैलेंस है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट अगेन हम बात करें कॉपर का, तो कॉपर अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ कंबाइन होगा
तो अगेन कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि सोडियम और जिंक के साथ क्या कर रहा है, ये सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। इसी तरह अगर हम एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराएंगे तो दोनों कंडीशन में हमको सॉल्ट मिलेगा। अगर हम आयरन से कराएंगे तो भी हमको मिलेगा, मैग्नीशियम से कराएंगे तो भी मिलेगा। यहाँ ध्यान रखना है कॉपर से करने पे ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता है। क्लियर है। अब हम चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एसिड दैट इज नाइट्रिक एसिड। चलिए थर्ड हम बात कर लेते हैं नाइट्रिक एसिड का। सी विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3। तो अभी हमने देखा कि जब मेटल HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। इन दोनों ही कंडीशन में क्या बना, सॉल्ट बना और साथ ही हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हुआ। बट नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा अलग है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, तो क्या होगा, क्या होगा इसको पहले समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए, जब मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो इस कंडीशन में ये सॉल्ट तो फॉर्म करेगा ही, साथ ही ये फॉर्म करता है NO2 या N2O या NO, इनमें से कोई भी एक नाइट्रोजिनस गैस फॉर्म करेगा और साथ ही फॉर्म करेगा वाटर। क्लियर है। तो यहाँ पे मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस ना फॉर्म करके वाटर फॉर्म करता है। क्लियर है। ऐसा हो रहा है तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है जिंक, और जिंक का रिएक्शन हम करा लेते हैं नाइट्रिक एसिड से। तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट। देखिए सॉल्ट क्या होगा, जिंक नाइट्रेट। ठीक है, साथ ही यहाँ पे NO2 गैस निकलेगा और वाटर भी फॉर्म होगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ अगर हम देखें नाइट्रोजन इधर क्या है, सिंगल है, और इधर नाइट्रोजन कितना है, 3 है। क्लियर। अगर हाइड्रोजन को देखें इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर 2 ले लूँ तो नाइट्रोजन तो बैलेंस नहीं होगा, इसलिए हम दोनों को एक साथ बैलेंस करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया 4, इसको मैं कर दूंगा 2, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया 2 और ये 2 4। हाइड्रोजन देखिए इधर 4 है, तो इधर मैं ले लेता हूँ कितना, चलिए अच्छे से लिख लेता हूँ, यहाँ मैं लिख लिया 2। तो अब देखिए सब कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए ये हमने लिख लिया केमिकल रिएक्शन, और समझ भी लिया कि जब जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट सॉल्ट बन रहा है, NO2 गैस बन रहा है, और साथ ही यहाँ पर H2O वाटर फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए समझिए, यहाँ पर जो एसिड है नाइट्रिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से देखिए यहाँ पे समझिएगा HNO3 ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऐसा होने की वजह से ये जब हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा समझिए, जब जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमेशा की तरह पहले क्या फॉर्म करेगा, पहले फॉर्म करेगा ये जिंक नाइट्रेट और साथ ही H2 गैस रिलीज करेगा। क्लियर है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 और ठीक है, बाकी सब बैलेंस हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ, लेकिन जो HNO3 नाइट्रिक एसिड और प्रेजेंट है वो क्या करेगा, फिर से हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये इस तरह से ऑक्सीडाइज करके देखिए यहाँ पे ये H2 है और HNO3 जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इस हाइड्रोजन को H2 को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और इसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा
और साथ ही NO2 गैस बाहर रिलीज करेगा। बैलेंस कर लीजिए, देखिए ये 2 ले लीजिए और इसको भी 2 ले लीजिए और ठीक है ये भी 2 हो गया बैलेंस। तो ये है रीज़न, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो नाइट्रिक एसिड है उसने क्या किया, जो हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा था, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा था, उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो नाइट्रिक एसिड है जब मेटल से रिएक्ट किया तो सॉल्ट बनाया और साथ में वाटर रिलीज किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं किया। तो ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक और यू कैन से मेटल, then it form water not hydrogen, and why? Because HNO3 nitric acid is a strong oxidizing agent, hence it react with H2 gas and oxidize H2 gas into water। क्लियर है? बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है जरा समझते हैं। कुछ हमारे पास एक्सेप्शनल केस को समझ लेते हैं। देखिए एक्सेप्शन ये है कि जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट अगर हम नाइट्रिक एसिड लें तो इससे मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दोनों मेटल रिएक्ट कर लेते हैं, और काफ़ी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करने की वजह से, अगर डाइल्यूट है मतलब कम क्वांटिटी में है, तो इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा अब ये वाटर में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो नाइट्रिक एसिड है काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट है, फीका है। क्लियर है? तो देखो अब क्या होगा, वेरी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड से, लेकिन कैसा वाला है, यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है ये क्या है, वेरी डाइल्यूट। क्लियर है? काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट है, और डाइल्यूट होने की वजह से ये हमेशा की तरह क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये वाटर में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट है। क्लियर? एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये जो मैग्नीज है ये भी सेम वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर लेता है, और ये भी क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीज नाइट्रेट फॉर्म करेगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमने समझ लिया कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलिए अब हम एक टॉपिक और देखते हैं, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के कॉन्सेप्ट से बना हुआ है टॉपिक एक्वारेजिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप फ्यूचर में कभी भी कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। तो पहला आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं एक्वारेजिया। अब हम देखते हैं एक्वारेजिया, तो चलिए समझते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:3 में कंबाइन होते हैं, मिक्सर फॉर्म करते हैं, तो उसी मिक्सर को हम कहते हैं एक्वारेजिया। क्लियर है? सो एक्वारेजिया इज अ मिक्सर ऑफ concentrated nitric acid and a concentrated hydrochloric acid in ratio of 1:3। क्लियर है? चलिए अभी हमने जो बोला लिख लेते हैं। एक्वारेजिया क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ concentrated nitric acid and concentrated HCl in which ratio? 1:3। क्लियर है? तो जब नाइट्रिक एसिड और HCl 1:3 में कंबाइन होते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? एक्वारेजिया। अगर रिएक्शन के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास है, पहले मैं लिख लेता हूँ HNO3 1 पार्ट और 3 पार्ट HCl। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं NOCl, जिसको हम नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं या टिल्डन रिएजेंट भी कहते हैं, और फॉर्म होता है वाटर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्म होगा एटॉमिक क्लोरीन। बैलेंस कर लीजिए,
यहाँ देखिए यहाँ कितना है 3 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन और ये हो जाएगा 2। तो ये जो एटॉमिक क्लोरीन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और देखिए हाइड्रोजन कितना है 1 और ये 3 4, तो यहाँ हो जाएगा 2। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं 1 ऑक्सीजन और ये 2 3 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। तो ये है इनके कंबाइन होने पे रिएक्शन, जहाँ NaCl ये क्या है नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं टिल्डेंस रिएजेंट। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, टिल्डेंस रिएजेंट क्या है नाइट्रोसिल क्लोराइड। और ये है एटॉमिक क्लोरीन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस एटॉमिक क्लोरीन के पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये प्रीशियस मेटल को भी अपने में डिसॉल्व कर लेता है। प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन मेटल को भी ये अपने में डिसॉल्व कर लेता है। कौन? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया के पास एटॉमिक क्लोरीन प्रेजेंट होने की वजह से ये सभी मेटल को, जिसमें प्रीशियस मेटल भी शामिल है, उनको भी डिसॉल्व कर लेता है, और इसी वजह से एक्वारेजिया को रॉयल वाटर भी कहा जाता है। क्लियर है? तो एक्वारेजिया में डिफरेंट मेटल्स, इवन प्रीशियस मेटल लाइक कॉपर, प्लेटिनम को भी डिसॉल्व करने की कैपेसिटी होती है। दैट्स व्हाई एक्वारेजिया इज नोन एज रॉयल वाटर। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम और क्या बोलते हैं एक्वारेजिया को, इसको हम कहते हैं रॉयल वाटर। क्लियर है? ये क्या है? रॉयल वाटर है। ये एक नॉर्मल वाटर नहीं है, एक रॉयल वाटर, मतलब क्योंकि रॉयल मेटल जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, इनको भी अपने में डिसॉल्व कर लेता है। तो यहां हम लिख सकते हैं, चलिए यहां लिख लेते हैं एक्वारेजिया कैन डिसॉल्व all metals even precious metals like gold को मैंने Au लिख लिया, platinum, hence it is also known as रॉयल वाटर। क्लियर है? तो ध्यान में रखिएगा, यह एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 पार्ट से कंबाइन होता है, तो वो जो मिक्सर होगा वही क्या कहलाएगा? एक्वारेजिया। इस एक्वारेजिया में क्या क्या कंपोनेंट होता है? इसमें होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, वाटर तो रहेगा ही, और साथ ही यहाँ पे क्या रहता है? एटॉमिक क्लोरीन। एटॉमिक क्लोरीन क्यों? क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इसी वजह से ये क्या कर लेता है? मेटल्स को अपने में डिसॉल्व कर लेता है। एक नॉर्मल जो वाटर होता है ये मेटल को अपने में डिसॉल्व नहीं कर सकता। अदरवाइज कोई भी हम मेटल, जैसे कि हम अगर गोल्ड पहने हैं तो हम यहाँ पर जैसे ही बात लिए, जैसे ही नहाए, तुरंत मेटल क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। तो नॉर्मल वाटर में ये कैपेसिटी नहीं होती है। इवन आपको पता है कि जो गोल्ड की रिएक्टिविटी होती है सबसे लीस्ट होती है, बट ये जो एक्वारेजिया है, ये एक्वारेजिया गोल्ड जैसे नॉन रिएक्टिव मेटल को भी अपने में डिसॉल्व कर लेता है। इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको हम रॉयल वाटर कहते हैं। तो यहां हमने समझ लिया कि एक्वारेजिया क्या होता है। अब हम इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।